गर्ल्स अभी जो है मैं आप लोगों को शुरू से ये स्टार्ट करती हूँ एज अ लेक्चर, ताकि आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ जाए। फिर प्रेजेंटेशन दोबारा जो है tutorial से करती हूँ। मैम स्टिल आपकी आवाज बहुत कम है। मैडम अगर आपने हैंड्स फ्री या कुछ लगाए हैं तो वो करने पड़ेंगे, शायद उतारने पड़ेंगे। यार रोज का यही सिस्टम है, आज लाइट का इशू है शायद उसी वजह से नेट भी। अब ठीक है। मैम बिल्कुल आवाज आपकी समझ ही नहीं आ रही। हैंड्स फ्री में भी अक्सर ऐसा हो जाता है, डिस्टॉर्शन आ जाती है वॉइस में। अब कैसी है? वैसे ही नहीं है मैम। ठीक। और खराब हो गई। कैसी हम्म। अब तो बिल्कुल नहीं आ रही डॉक्टर। है? अब आवाज नहीं आ रही। अब अभी आ आ रही रही है। है। अब हाँ। आइए मैम, अब आइए। अब आई है। मैडम जो आप बोलेंगी आप इसका रिकॉर्ड जरूर करिएगा और ये रिकॉर्डिंग हमें सेंड करिएगा, ये वाली जो भी आप हाँ बोलेंगी। हाँ हाँ, बस अभी इसको मैं एज अ लेक्चर आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। इसको भी स्टार्ट हम्म। से गौर से सुनो, ठीक है। आवाज आ रही है ना सही? जी डॉक्टर। जी जी आ रही है। गुड। अब सुनो, अब सब म्यूट करो और रिलैक्स होके बैठो, और जो चल रहा है उसको देखो। मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगी, लिखने की जरूरत नहीं है। ये सिनेरियो, अब जैसे डॉक्टर नाइला कह रही थी कि सिनेरियो नहीं दिया, मैं यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये सीपीएसपी है। सीपीएसपी में कुछ भी हो सकता है। किसी एग्जामिनर को दूसरे से गुस्सा भी आ गया हो ना, तो वो क्या करती है, वो उठा के सिनेरियो छुपा के बस खाली एक तस्वीर रख के बैठी होती है। उसको खुद नहीं पता होता कि ये सिनेरियो मुझे दिखाना है। यार ये ऐसा है तो बहुत स्टैंडर्डाइज्ड एग्जाम, लेकिन हमारे अपने कुछ ट्रेनिंग इश्यूज ऐसे हैं जिसकी वजह से ये चीजें उस तरह से अप्लाई नहीं हो पा रही हैं। स्टूडेंट्स को भी मुश्किलात क्रिएट हो रही हैं। अदरवाइज इट्स वेरी इजी, आपके पास सामने तस्वीर हो, चार सवाल हो, यू कैन गो इट, यू कैन डू इट वेरी क्विकली। बट एडॉप्शन, अपने अंदर एडॉप्टेबिलिटी डालो। या आपका नसीब बहुत अच्छा एग्जामिनर आपके सामने बैठा हो, या एक ऐसा एग्जामिनर जो आपको तंग करने के लिए बैठा हो, ये आपका नसीब। लेकिन आपको अपने नसीब के साथ खुद ही इसी, जो आप जंग में जाते हो ना, जैसे जो भी सिचुएशन होती है आप लड़ के आते हो वापस, वो जीना और मरना वही सिचुएशन होती है। सेम इज विद सीपीएसपी। आप अपना सिनेरियो चाहे पिक्चर से है चाहे जो भी है, अपना टेम्पलेट कभी भी नहीं भूलोगे। और दूसरा, ये एक पिक्चर जो है वो कभी भी एक पिक्चर नहीं होती। बैकग्राउंड बिहाइंड दैट एक जरूर कोई ना कोई पेशेंट होता है, रियल टाइम का एक पेशेंट होता है जिसको उठा के इन्होंने एग्जाम में रखा होता है, ताकि आप लोग उसी के अकॉर्डिंग उसको मैनेज करें। अब ये पिक्चर सेम इसी तरह डिपिक्ट कर रही है एक पेशेंट की हिस्ट्री को। अब वो देखना चाहते हैं कि आप सिर्फ इस फाइंडिंग को देख के उसको मैनेज करते हो, या वाकई आप उस पेशेंट की हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हो, आप उस पेशेंट की एग्जामिनेशन में इंटरेस्टेड हो, और फिर जाके आप उसको मैनेज करते हो। तो खैर, ये जब इमेज की इंटरप्रिटेशन मैंने आपको बता दी, हमेशा मेडिकली आप किसी भी, वो चाहे आम सी तस्वीर हो, चाहे आपके सामने एक वो हो, क्या नाम है, कोई एक्सरे हो, कोई हिस्टेरोसल्पिंजोग्राफ हो, कोई इंस्ट्रूमेंट हो, हमेशा सलाम दे के अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर सादिया, आई एम वन ऑफ द एग्जाम कैंडिडेट्स, so this is the image that is provided to me. It is showing the picture of a vulvovagina or the perineum of a woman, in which I can clearly see a uterovaginal prolapse, and that is most probably stage 4. And there, along with that, there are multiple decubitus ulcers over that, ऑन द प्रोलैप्स। और अगर वो कुछ और पूछती है तो वेल एंड गुड, बस आप इतना करके, बिकॉज यू आर डेफिशिएंट ऑफ टाइम, आपके पास और ज्यादा वक्त नहीं है, आप कोशिश करते हो आप सारे क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चन है, 10 नंबर है, 10 के 10 सुन लो, उसमें से 6-7 नंबर ले लो, इट इज मोर देन इनफ। आप क्या करते हो देन? आई विल, how you will proceed, I will proceed with the history of the patient, and after that the examination and investigations of the patient टू मैनेज द पेशेंट। इसकी मैनेजमेंट के लिए मुझे इन सारे जो है फॉर्मूलाज से गुजरना है, इन सारे रास्तों से मुझे गुजरना है। अब क्या है? अच्छा, पहला हिस्ट्री जब आप स्टार्ट करते हो इन द स्ट्रक्चर डिस्कशन, मैं हमेशा कहती हूँ स्ट्रक्चर डिस्कशन एक खुशनसीबी है। जब आपके सामने आती है, आपको अपनी जितने भी इंग्लिश झाड़ना, स्टाइल झाड़ना, ये आपके लिए बहुत आसान हो जाता है।
आप कहते हो नाउ आई विल टेक फोकस्ड हिस्ट्री, यानी हिस्ट्री पूछने को तो मैं इससे पूछूं तो मैं इसके एक एक बच्चे की डिलीवरी की भी हिस्ट्री पूछ सकती हूँ, बट मेरे पास टाइम कम है, सो आई विल टेक फोकस्ड हिस्ट्री। आप अपने ये वर्ड्स यूज करते हो। और फोकस्ड हिस्ट्री में फिर आप कहते हो आई विल इंक्वायर रिगार्डिंग हर प्रेजेंटिंग कंप्लेंट, कि असल में भाई उसका मसला क्या है, वो इसीलिए आई है, या हो सकता है उसको मसला ब्लीडिंग का है, जो भी उसका इशू है, मैं उसके प्रेजेंटिंग कंप्लेंट से स्टार्ट करूंगी। आई वुड बिगिन बाय आस्किंग द पेशेंट अबाउट द सिम्टम्स दैट लेड देम टू सीक मेडिकल हेल्प। ये आपकी जिंदगी आसान कर देगा। इस पेशेंट को हो सकता है साथ में कुछ और भी इश्यूज हैं, वो सारे यहीं पे कवर हो जाएंगे। नाउ एज द पेशेंट, कॉमन सिम्टम्स ऑफ द दिस प्रोलैप्स, या ये जो पिक्चर मुझे दिखाई गई है, इसके कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं? A vaginal bulb, pelvic pressure, urinary incontinence and difficulty in passing stool। मैं ये जो कॉमन प्रेजेंटेशंस है, मैं इस पेशेंट से पूछूंगी क्या इसकी वजह से इसके अंदर वो प्रेजेंटेशंस हैं या नहीं है। यानी मैं बाकी थ्रू आउट भी इसकी जो मसाइल है उन पे गौर करूंगी कि वो सिर्फ इसी चीज के बाहर आने की वजह से परेशान है और इशू नहीं है। फिर मैं इंक्वायर करूंगी रिगार्डिंग द ऑनसेट एंड ड्यूरेशन, कि कब से ये स्टार्ट हुआ है। ये सारे सेंटेंसेस जिस तरह से लिखे हैं, एक रीड मार दो आप लोगों को हो जाएगा कि आई वुड आस्क व्हेन द पेशेंट फर्स्ट नोटिस द बल्ज और pelvic pressure and whether the symptoms have been gradually worsening or if they appeared suddenly। सडन ऑनसेट बहुत बुरी चीज होती है। हो सकता है सडनली ये उसको ये ही, क्योंकि जो यूट्रोवाजाइनल प्रोलैप्स है इसका डिफरेंशियल में सबसे बड़ा आता है यूट्राइन इन्वर्जन। अगर ये एक्यूट की हिस्ट्री होती है पेशेंट यंग एज में, तो हो सकता है उसकी रीसेंट डिलीवरी की हिस्ट्री है। क्रोनिक यूट्राइन इन्वर्जन जो है वो एग्जैक्टली इसी तरह से प्रेजेंट करती है। तो इसलिए आप उसको एक्सक्लूड करने के लिए आप ये क्वेश्चंस पूछ लिए। फिर आप उसके ऑब्स हिस्ट्री आप हेडिंग वाइज बोलते हो। अब देखो नायला और जितने भी मेरे मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स जितने भी हैं, आप लोग हेडिंग्स का इस्तेमाल कम से कम करते हो। आप अपने सिर्फ सेंटेंसेस पे कंसंट्रेट करते हो। मेरा मशवरा आप लोगों को ये है, हेडिंग्स बोलने पे कंसंट्रेट करो, बजाय सारी दास्तान के आपने सिर्फ एक हेडिंग बोल दी ना कि आई विल इंक्वायर रिगार्डिंग ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री, ये आपकी सारी बातों को कवर कर देगा। अगर इसमें कोई ऐसी चीज थी भी जो आप पूछना भूल गए थे लेकिन आपने हेडिंग बोल दी, तो वो आपको एग्जामिनर वो फाइंडिंग प्रोवाइड कर देगा। फिर उसके बाद आप इसके एसोसिएटेड सिम्टम्स देखो। एसोसिएटेड सिम्टम्स एक वो जो इसकी वजह से उसको है, ठीक है, या जिस वजह से ये हुआ है, वो इसमें दोनों शामिल होते हैं। अब हो सकता है उसको पीछे से कोई क्रॉनिक कफिंग वगैरह के इश्यूज हैं, वो भी इसमें आ जाएंगे, या फिर उसको इनके होने की वजह से यूरिनरी इश्यूज हैं, फीकल के इश्यूज हैं, वो सारे इसमें शामिल हो जाएंगे। फिर हम उसकी इम्पैक्ट ऑन हर क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि भाई इसकी वजह से वो पेशेंट की जो डेली लाइफ है, जो उसकी जिंदगी है, जो उसका सोशल स्टेटस है, जो उसकी सोशल एक्टिविटीज है, वो डिस्टर्ब हुई हैं कि नहीं हुई हैं, और क्या उसकी कोई पास्ट ऐसी हिस्ट्री है, मेडिकल हिस्ट्री है, कोई ट्रीटमेंट हिस्ट्री है जो उसने ली है। ये आपने इंक्वायर की, देन आप आते हो, देन आई विल टेक हर जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन। अभी मैं कहती हूँ खुद को मत फंसाया करो। क्यों तुम लोग हाइट और वेट की बात करके फिर बीएमआई की बात करते हो? जब सीपीएसपी का रूल है, उसने बोल दिया है कि वो तुम लोगों को बीएमआई ही डायरेक्ट प्रोवाइड करेगा, तो क्यों तुम लोगों को लाजमी हाइट और वेट अलग चाहिए? Just simple, go and ask, Madam, I will calculate her BMI or I need her BMI, and I also want to do her respiratory system examination, systemic examination as per routine, and pelvic examination। एब्डोमिनल भी बता दिया, बहुत अच्छी फाइंडिंग्स आपने बताई, बस फोकस्ड ही रहना है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। देन यू गो टुवर्ड द पेल्विक एग्जामिनेशन। अब ऐसे पेशेंट की पेल्विक एग्जामिनेशन में आप जाहिर है विजुअल इंस्पेक्शन करते हो, फिर आप स्पेकुलम एग्जामिनेशन करते हो, फिर बाय मैनुअल करते हो। बाय मैनुअल एक दफा रिड्यूस करके किया, उसी को आपने कफ करवाया, वो दोबारा से बाहर आ गया, और बाकी पेल्विक फ्लोर मसल्स की आपने टोन देखी। ये जो एग्जामिनेशन की बातें थी डॉक्टर नाइला ने बहुत बेस्ट तरीके से बताई, आई अप्रिशिएट हर। उसके बाद जो है आप आते हो इन्वेस्टिगेशंस की तरफ। जब तक एग्जामिनर ने आपको फाइंडिंग नहीं दी, नेवर मूव टुवर्ड्स द इन्वेस्टिगेशंस। उससे हर हाल में, अब देखो मैं फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि वो डायबिटिक है, हिस्ट्री में मैंने आपको बोला,
इसके बेटा एग्जाम में मार्क्स थे। द टीचर हु वाज टेकिंग दिस एग्जाम, वो मेरी बहुत ही क्लोज जानने वाली थी। आई हैव सीन हर, जो उसकी मार्किंग लिस्ट थी, बकायदा उसमें डायबिटीज के मार्क्स थे कि पेशेंट ने ये बात गौर से सुनी या नहीं सुनी कि पेशेंट को पहले से डायबिटिक है, वो पैरा 4 है। जब इन्वेस्टिगेशंस पे हम आए तो हमें उस पुरानी पेशेंट, जो पेशेंट थी एग्जैक्ट इन जिसके लिए ये बना हुआ है सिनेरियो, हमने उसकी जो बेस लाइन है उसके साथ हमें इसका डायबिटिक प्रोफाइल भी मांगना था, HbA1c मांगना था। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसी पेशेंट आपको बता दूं जिसको पीछे से कफ भी है, तो आप चेस्ट एक्सरे साथ में मांगोगे। उसका अगर कार्डिक इश्यूज है, आप कार्डिक उसका पूरा प्रोफाइल मांगोगे, इको मांगोगे उसकी, या एमडीटी, उसको एटलीस्ट आप एमडीटी के पास तो भेज दोगे ना, कार्डिक उसमें कार्डियोलॉजिस्ट को एटलीस्ट इन्वॉल्व कर लोगे। तो चीजों को गौर से सुना करो। उसके बाद मैडम अगर हम्म ऑपरेशन है तो हम उसके हेमोराइड्स वगैरह देख लेंगे, या उसका फीकल कोई वो है मसला है तो मतलब हाँ, एग्जामिनेशन में हेमोराइड्स देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। लेकिन देखो, जो 10 मिनट्स है ना, 10 मिनट्स में वो कभी भी आपको इतनी ज्यादा नहीं घुमाएंगे। जोर जोर रूटीन में, जैसे कि एक पेशेंट डायबिटिक होती है और इन सारे पोस्ट मेनोपॉजल में होती है और ये सारे सिम्टम्स उसके होते हैं, ठीक है, इसी तरह से। अब आप साथ में, हाँ, इस पेशेंट में गायनी और रिप्रोडक्टिव मेडिसिन के हिसाब से अगर आप देखो, इसमें पोस्ट मेनोपॉजल जो कंप्लेंट्स है, जो सिम्टम्स हैं, उन पे अगर हम तवज्जो देंगे, दैट विल एड बेनिफिट फॉर अस। लेकिन बाकी एक्स्ट्रा जो चीजें हैं वो हमें इतना बेनिफिट नहीं देंगी। उसके बाद आप आए इन्वेस्टिगेशंस में, पूरा आपने मांग दिया। अच्छा, इन्वेस्टिगेशंस मांगने का तरीका होता है, यू विल नॉट से डायरेक्ट कि भाई मुझे पेल्विक अल्ट्रासाउंड चाहिए या एब्डोमिनल पेल्विक फॉर एनी पैथोलॉजी। नो, आप उसके हर चीज में इंटरेस्टेड हो। यू वांट दैट हाउ इज हर endometrium, how are, what is the size of her ovaries, any pathology, any mass। देखो, सिर्फ कफ वगैरह तो नहीं होता ना, हो सकता है इनसाइड कोई ऐसा मास है जो उसको पुश कर रहा है और उसने प्रोलैप्स कॉज करा दिया है। यूरोडायनेमिक्स उन कंडीशंस में जब पेशेंट यूरिनरी सिम्टम्स के साथ आती है। ठीक है। अब अगर मैं आपको हिस्ट्री में बोलूं कि यस, पेशेंट को जो है यूरिनरी सिम्टम्स भी हैं, फॉर एग्जांपल जैसे नॉक्ट्यूरिया वगैरह बता दूं आपको, या मैं स्ट्रेस के सिम्टम्स बता दूं, जो भी मैं बताऊं, आपने उसमें यूरोडायनेमिक्स भी मांगनी है। एमआरआई हर केस में नहीं मांगना है। कोई अगर ऐसा हो जिसमें कोई फॉर एग्जांपल मास वगैरह कुछ हो, तो आप एमआरआई पेल्विस मांगते हो। डेफिकोग्राफी उस कंडीशन में जब पेशेंट को डेफिकेशन के इश्यूज हैं, कि वो रिड्यूस करके फिर डेफिकेशन करती है, तो आप डेफिकोग्राफी मांगते हो कि बाकी थ्रू आउट का सिस्टम कैसा है। व्हाटसोएवर, हमेशा मैं कहती हूँ जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो हमेशा डिपेंड करती है आपकी हिस्ट्री की फाइंडिंग्स के ऊपर। हिस्ट्री और एग्जामिनेशन दोनों पे उसी हिसाब से मांगा करो। लिस्ट पूरी ना बताया करो, बहुत फंसाते हैं ये लोग। सबसे ज्यादा इन्वेस्टिगेशन में हमेशा कहते हैं जस्टिफाई योर इन्वेस्टिगेशन, तब जाके बंदा पसीने छूट जाते हैं कि मैं कैसे जस्टिफाई करूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसमें बुक में एमआरआई लिखा है, मैं उठा के बोल दूं एमआरआई, वल्ला कि मैं इसको जस्टिफाई कर पाऊं कि मैंने क्यों एमआरआई मांगा। और आप लोकल जो अपनी प्रैक्टिसेस हैं उसमें देखो, कभी हमने किसी यूवी प्रोलेप्स को एमआरआई किया? कभी भी नहीं किया। सो हमेशा जो आपका कॉमन प्रैक्टिस है वो अपने जहन में रखा करो। उसके बाद हम आए मैनेजमेंट प्लान के ऊपर। मैनेजमेंट में मैंने आपको बताया, पेशेंट पैरा 4 थी, पेशेंट की फैमिली कंप्लीट थी, पेशेंट को डेफिनेट मैनेजमेंट चाहिए थी, और उसने पेसरीज ट्राई किए हुए थे, स्टिल शी हैड एन इम्प्रूव। तो इट मींस अब उसको एक डेफिनेट प्लान चाहिए। आप बोल देते हो कि इसकी डेफिनेट मैनेजमेंट जो है उसकी, वही जो दो चार जुमले होते हैं कि आई विल ऑफर हर सपोर्ट, आई विल टेल हर रिगार्डिंग हर डायग्नोसिस, आई विल इन्वॉल्व मल्टीडिसिप्लिनरी टीम, I will give her patient information leaflet, and I will tell her regarding the definite management plan. The definite management plan includes vaginal hysterectomy with, अब वो पूरे अल्फाज तुमसे सुनना चाहेगी। vaginal hysterectomy is never the lonely or alone treatment for it. उसमें आप anterior and posterior colpoperennial करते हो। ठीक है। तब जाके आपका ये प्रोलैप्स का मैनेजमेंट जो है वो डेफिनेट मैनेजमेंट कंप्लीट हो जाता है। बट आई विल ऑल्सो इन्फॉर्म माई पेशेंट दैट एज शी इज हैविंग अ डिक्यूबिटस अल्सर, आई हैव टू
क्या करना है अब? मेरा ड्यूकेबिटस अल्सर को मैनेज करने का मकसद क्या है? देखो, सिर्फ अल्सर को मैनेज करना नहीं होता। अगर एक अल्सर और इस तरह से ड्राई वजाइना, ड्राई प्रोलैप्स, ये मुझे ऑपरेट करने में भी मुश्किल और परेशानी होगी। ठीक है, आगे मैं जब आपको स्टेप्स समझाऊंगी कि कॉल्पोरेफी और हिस्टेक्टमी, इसमें पेशेंट को प्री ऑप प्रिपरेशन क्यों जरूरी है। ये पेशेंट, अगर मैं इसकी हिस्टेक्टमी करने बैठूंगी, मुझसे इसका तो एंटीरियर कॉल्पोरेफी ही नहीं हो पाएगा। मुझसे इसका जो एंटीरियर वजाइनल वॉल है, मुझे यहाँ से एंट्री ही नहीं मिलेगी, पोस्टीरियर एस्पेक्ट से मुझे नहीं मिलेगी, सब कुछ ड्राई पड़ा हुआ है। मुझे ब्लैडर में डिफरेंशिएशन के लिए इसका एक नॉर्मल जो म्यूकोजा है, जिसमें रुगाए होते हैं, जिसमें वस्कुलैरिटी होती है, जो पिंकिश कलरेशन का होता है, मुझे थोड़ा बहुत उस तरह नॉर्मल सा एक एनाटॉमी मिलेगी, तो सर्जरी मेरे लिए आसान होगी। और साथ में इस पेशेंट की पोस्ट ऑप हीलिंग में भी आसानी होगी। एक ऐसा मरीज जो पहले से अल्सरेटेड है, वजाइना ड्राई है, कोई उसकी एनाटॉमी क्लियर नहीं है, मैं उसको हिस्टेक्टमी कर दूं, कॉल्पोरेफी कर दूं, वो उसका पोस्ट ऑप रिकवरी खराब होगी। ये सारी चीजें अपने जहन में रखते हुए मैं उसको अच्छे से प्री ऑप प्रिपरेशन करूंगी। प्री ऑप प्रिपरेशन में मेरी क्या होगी, मैं उस पेशेंट को समझाऊंगी कि इस ड्यूरेशन में आपने, मैं आपको कुछ दिन, 1-2 दिन एडमिट करूंगी, मैं आपको वजाइनल पैकिंग करूंगी, इसको रिड्यूस करूंगी, और मैं आपका जो ये अल्सर है इसको हीलिंग करवाऊंगी। फिर जाके मैं आपकी सर्जरी करूंगी, साथ में आपके रिपोर्ट्स भी, जितनी भी मेरी प्री ऑप प्री रिक्विजिट्स हैं सर्जरी की, वो मैं कंप्लीट करूंगी। आपका पूरा वर्कअप होगा, ईसीजी आपकी, आपका जो एवेल्युएशन है, मल्टीडिसिप्लिनरी टीम, एनेस्थेटिस्ट, ये सारे आपको देखेंगे, फिटनेस आपकी पूरी होगी, तब जाके हम आपकी वेजाइनल हिस्टेक्टमी करेंगे। एज यू आर डायबिटिक, हम वो सब चीजें देखेंगे। आपको अपने हर वर्ड्स, जो मैं अभी उर्दू में बोल रही हूँ, मैं इसलिए उर्दू में बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये चीजें मिक्स उनसे मिस हो जाती हैं, मिक्स कर देते हैं चीजों को, इसलिए मैं चाहती हूँ आप लोग इसको रट लें। एक दफा अपनी जुबान में समझ आएगी तो आपको इंग्लिश में बताना कोई मुश्किल नहीं है। आप वहां पे बिल्कुल इसी तरह बोलोगे कि मैं इस पेशेंट के लिए इस तरह कंसर्न्ड हूँ, ये मेरी पेशेंट है, मुझे इसका भी वीएच करना है, तो मैं पहले तो इसको ठीक करके फिर जाके करूंगी, क्योंकि ये बाद में भी मेरे लिए हंगामा होगा, ये ठीक नहीं होगी तो भी मेरे लिए मसला है। खैर, ये आपने किया। अब हम आते हैं इसकी पोस्ट ऑफ केयर की। ठीक है, ये सारे एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, आपको इतना जल्दी जल्दी इनको रटिफिकेशन करनी है, आप एक फ्लो में ये सारे बता के, वो कहती है व्हाट इज योर पोस्ट ऑफ प्लान, वो उसका बाकायदा से सवाल है। पोस्ट ऑफ प्लान में हमने क्या करना है, उसको वील एडमिट हर इन द वार्ड, हम उसकी पेन मैनेजमेंट करते हैं, पेल्विक फ्लोर रिहेबिलिटेशन, और उसको हम सिखाते हैं कि अर्ली डेज ऑफ द सर्जरी में वो इस ट्रेनिंग को अवॉइड करती है। और आई वे मैं उसको रिटर्न इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हूँ रिगार्डिंग द फॉलो अप। सबसे पहला इनिशियल विजिट तो जाहिर है हर पेशेंट का हम विद इन अ वीक करते हैं। ठीक है, और उसकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। यहाँ पे मैंने एक चीज मिस किया, वो बाकायदा पूछती है कि आप लोग वजाइनल पैकिंग रिमूव करते हो या नहीं करते हो। यस, वजाइनल पैकिंग हमेशा, अगर आप लोगों ने देखा हो, वीएच वीएच करने के बाद हम एक वजाइनल पैक रख देते हैं, ताकि ये जो छोटे मोटे ब्लीडर्स हैं ये हमें तंग ना करें, पेशेंट बहुत ज्यादा ब्लीड ना करे, उसका बीपी ड्रॉप ना हो। तो हम क्या कर देते हैं, विद इन 12 आवर्स हम उसका पैक रिमूव कर देते हैं इन द वार्ड। ये बाकायदा उसका क्वेश्चन था, शी हैड आस्क्ड दैट। उसके बाद जो है वो उसके क्वेश्चंस की भरमार शुरू हो जाती है। वो कहती है ओके, अब ये जल्दी जल्दी करोगे, क्वेश्चंस तक पहुंचोगे, तो फिर अभी 5 सवाल, 3-4 सवाल उसके यहीं पे पड़े हुए हैं। वो कहती है एक्सप्लेन मी रिगार्डिंग द सपोर्ट्स ऑफ द पेल्विस। अब देखो, बेसिकली ये क्या है, प्रोलैप्स का मतलब यही है ना, कि प्रोलैप्स में जो सपोर्ट है, जो सपोर्ट सिस्टम है, वो वीक हो गया है, इसलिए पीछे से जो है, अब यूट्रस किसी भी चीज में इस तरह से चिपकी हुई नहीं है, हैंग्ड नहीं है, इट इज जस्ट सपोर्टेड फ्रॉम बिलो। वो सपोर्ट जब वीक हो गई है तो ये जो है ढल के नीचे आ गई है, बाहर की तरफ निकल गई है। तो वो कहती है अब नाउ मुझे बताओ ये सपोर्ट के लेवल्स कौन से हैं। फिर आप बता देते हो कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एंड लेवल 4। देर आर 4 लेवल्स ऑफ सपोर्ट। जो पहला लेवल है यूट्रोसैक्रल एंड कार्डिनल लिगामेंट्स, यू जस्ट हैव टू नेम देम, आपको बाकी डिटेल बताने की जरूरत नहीं है। द सेकंड वन इज द पैरावजाइनल सपोर्ट, एंड द थर्ड वन इज द लिवेटर, एनाई एंड पेरिनियल
मसल्स का जो पूरा एक सिस्टम है वो है। फिर फोर्थ इज द वजाइना, वजाइनल इंट्राइटिस, जो इर्द गिर्द का जो पूरा पेरेनियम और इंट्राइटिस है बाहर की तरफ, दैट इज द लेवल 4। जो पिक्चर है इसको जूम करके अच्छे से देख लेना, बहुत ही, ये एक दो बार देखोगे और इसी को देख के पढ़ोगे आपको बहुत आसानी से ये याद हो जाएगा। उसके बाद उसका सेकंड क्वेश्चन हो जाता है कि एक्सप्लेन मी रिगार्डिंग द स्टेप्स ऑफ वीएच। अब देखो कभी कभार एग्जाम में लेवल छोड़ के थोड़ा बहुत मैनेजमेंट डायरेक्ट वो कहते हैं टेल मी 10 स्टेप्स ऑफ वजाइनल स्टेक्टमी, वो बकायदा 10 करके बोलती है। और कुछ जगह पे बस कहते हैं स्टेप्स ऑफ। अब वो स्टेप्स आपने बिल्कुल सिंपल सिंपल नाम ले लिए, कोई अंदर वो जरूरत नहीं है भाई। इसमें एनेस्थीसिया है, पेशेंट की पोजीशन आपने बना ली, लेथोटमी में आपने उसका इनिशियल इंसिजन। अब ये जरा समझ लो आप लोग, इनिशियली हम क्या करते हैं, सबसे पहला जो इंसिजन होता है हमारा मकसद होता है कि वजाइनल म्यूकोजा को हम इंसाइज करें। इंसाइज वर्ड का मतलब क्या होता है, इंसाइज का मतलब होता है एक चीज के अंदर जाना, ठीक है। यानी मैं एक कट लगाऊंगी और मैं म्यूकोजा से उसके अंदर के जो स्ट्रक्चर्स हैं मैं उनकी तरफ जाऊंगी। अब ये दो तरीकों से होता है, कुछ लोग पोस्टीरियर की तरफ से एंटर होते हैं, कुछ एंटीरियर की तरफ से होते हैं। सो ये सर्जन टू सर्जन जो है मॉडिफाई होता रहता है। हम क्या करते हैं, वजाइनल वॉल को इंसाइज हमने किया, ठीक है। फिर जब हम वजाइना के थ्रू जो पेरेनियम के अंदर जो हम एंटर हो रहे हैं उस स्टेप को बोलते हैं कोलपोटमी, ठीक है। अब यहां से जो वर्ड है इसको जरा अच्छे से पढ़ लो ताकि इसी के बाद तुम लोगों को कॉल्पोरेफी की समझ आए। कॉल्पोटमी का मतलब है वजाइना का जो फॉर्निक्स है वहां से हम पोस्टीरियर वॉल या जो सर्विक्स का लेवल है हम यूट्रस तक जो एक्सेस बनाते हैं, यानी एंट्री पॉइंट जो हमारा है, दैट इज द कॉल्पोटमी। और कॉल्पोरेफी, कॉल्पोटमी के जो जगह थी अब उसी जगह पे ही कॉल्पोरेफी करते हो। ये बातें आप याद रख लेना, ये बाद में आगे मैं समझाऊंगी। अब जहां से आप लोग वजाइना के यानी यूट्रस तक जो एक्सेस आपने लिया था, यानी अभी आप एक बाहर से एक्सटीरियर से आप इंटीरियर इंटीरियर की तरफ चले गए हो, वो आपका जो रास्ता था, जो वे था, दैट इज योर कॉल्पोटमी। एंटीरियर भी होती है और पोस्टीरियर भी होती है। फिर आपका नेक्स्ट स्टेप आता है, पेडिकल्स जितने भी हैं वो हम स्टेप वाइज जो हैं उनको हम कट, क्लैंप और लाइगेट करते जाते हैं। सॉरी, क्लैंप, कट, क्लैंप, कट एंड लाइगेट, ये तीन स्टेप्स, ठीक है। हम ये तीन स्टेप्स के जरिए उसके जो है जाते हैं। अब पहला हम कौन सा जाएंगे, सबसे पहले यूट्राइन आर्टरीज एंड लिगामेंट्स आपने ये कर लिए, फिर यूट्रोसैक्रल लिगामेंट्स आपने कर लिए, ठीक है। अब वहां पे सिर्फ आपने नाम बताने हैं। इवन अगर ये कोई डमी भी पड़ी हो और इवन आपने डमी पे भी किसी को टीच करना हो तब भी आप नाम ही बताओगे, कोई जरूरत नहीं है अपने आप को बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेस बताने की। एंड इन द एंड आपने क्या है, जितने छोटे छोटे फेशिया, छोटे छोटे जो उसके अटैचमेंट्स हैं वो सारे हटा के यू जस्ट रिमूव द यूट्रस। जो एक ट्रेडिशनल होती है उसमें हम अलोंग विद द ओवरीज हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। ट्रेडिशनल जो हमारे पास हिस्टेक्टमी होती है। लेकिन हम कभी कभार, अब जैसे कि किसी आजकल हो रहा है, पेशेंट यंग होती है, हम उसके ओवरीज को प्रिजर्व करना चाहते हैं, तो यहीं पे हम जो थर्ड पेडिकल जब हम कर रहे होते हैं उसी पे हम डिसीजन लेके उसकी ओवरीज को प्रिजर्व कर देते हैं, हम वो छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद वजाइना का जब हम यूट्रस को एक्सटीरियराइज कर देते हैं, नीचे की तरफ से उसको लाना है ना, ठीक है। अब ऊपर तो कुछ भी नहीं है, नीचे से हमने एक्सटीरियराइज कर लिया, यूट्रस को रिमूव कर लिया। अब जो वॉल्ट बचा है हम उसको ले जाके आराम से क्लोज कर देते हैं, उसको हम सुचर कर देते हैं। अब जो है हम वहीं पे जाके इसको स्ट्रेंथन करने के लिए कॉल्पोरेफी करते हैं, ठीक है। अब यहां से मेरी बात जरा सुकून से सुन लो। कॉल्पोरेफी करते हैं, कॉल्पोरेफी में आप लोगों को अभी समझाती हूँ वो क्या चीज है। हमने क्या किया, हमने यूट्रस निकाल दिया, हमने वजाइनल वॉल्ट को जो है सूचर्स के जरिए क्लोज कर लिया, और उसके बाद हमने साथ में एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर कॉल्पोपेरिनियोरेफी कर दी। अब यहाँ पे वो जो बाकी प्रोसीजर्स हैं जिनमें हम प्रोलैप्स को प्रिवेंट करने के लिए कुछ सूचर्स लगाते हैं वो अलग क्वेश्चन है, उसको फिलहाल साइड पे रखो।
पहले कॉल्पोरेफी और कॉल्पोपेरिनियोरेफी को क्लियर कर। मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कॉल्पोटमी, यानी हम एंटर हुए जिस पॉइंट से कैविटी के अंदर, बेसिकली हम पेल्विक कैविटी में ही तो जाके यूट्रस को खींच के लाएंगे ना, तो उस कैविटी के जिस पॉइंट पे हम वही उसी जगह को, उसी इंसिजन को हम क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेट कर देते हैं। इतनी ज्यादा उसमें अप्रोक्सीमेशन ले आते हैं कि उसको तंग कर देते हैं उस जगह। वो डीली, वो मसल्स, वो फेशिया, वो सब ढीला ढीला पड़ा होता है, हम उनको डबल फोल्ड्स में करके और उनको हम दोबारा से रिपेयर कर देते हैं। और उसके ऊपर जो वजाइना है, कॉल्पोरेफी। अब कॉल्पो का मतलब वजाइना है, ये याद रख लेना। रेफी मींस इसका जो एक्स्ट्रा म्यूकोजा है, जो लूज लूज जो मल्टी पैरा वुमेन होती है उसमें ये इसकी लूज हो जाती है, इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है। पोस्ट मेनोपॉजल में भी यही होता है। वो जितना भी एक्स्ट्रा हमें फील हो रहा होता है, हम वहां पे उसको थ्रू जो हम अपने फिंगर्स से भी देखते हैं वो, क्या फिर हम देखते हैं डिटैच करके देख रहे होते हैं, अप्रोक्सीमेट करके देखते हैं कि इतना जो है एक्स्ट्रा एरिया है, हम वो रिमूव कर देते हैं और उनको एक दूसरे के साथ अप्रोक्सीमेट करके वो एरिया टाइट कर देते हैं। वो हो जाता है कॉल्पोरेफी, एंटीरियर कॉल्पोरेफी। पोस्टीरियर में हम क्या करते हैं, कॉल्पोपेरिनियोरेफी। अब जो पेरिनियम है हमारा, पेरिनियम में कुछ मसल्स हैं, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लिवेटर एनाई मसल्स और ये जितने भी हमारे सपोर्ट मसल्स हैं, हम इनको स्ट्रेंथन करते हैं। स्ट्रेंथन करने के लिए हम उनको कट वट कुछ नहीं लगा सकते, हम उनको सिर्फ और सिर्फ स्टिचेस के जरिए एक दूसरे के अंदर टाई करते जाते हैं, नॉट्स लगाते जाते हैं, करीब करीब ले आते हैं, और उस तरह से वो जब एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, स्टिच हो जाते हैं, तो वो जगह टाइट हो जाती है, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। पेरिनियोरेफी वो हो गई, और उसके ऊपर उसी तरह से कॉल्पोरेफी कर देते हैं जैसे हमने एंटीरियर वॉल में की थी। म्यूकोजा को हम शॉर्ट करके, उसको छोटा करके, और ये हमारी पोस्टीरियर कॉल्पोपेरिनियोरेफी कंप्लीट हो जाती है। तो ये इस तरह वजाइनल हिस्टेक्टमी अलोंग विथ कॉल्पोपेरिनियोरेफी कंप्लीट हो गई, इसकी ट्रीटमेंट। और आपने ये वर्ड्स बोलने हैं, अगर आप सिर्फ वीएच बोलोगे योर आंसर इज इनकम्प्लीट। यहां तक हो गया। फिर हम क्या करते हैं, उसका एक और क्वेश्चन, वेट मैं यहां से इसको जरा क्लियर कर लूं। ओके, वजाइनल हिस्टेक्टमी के लिए हम ऐसे उसके क्वेश्चंस होते हैं, व्हाट मेजर्स आर टेकन टू प्रोवाइड पेल्विक सपोर्ट ड्यूरिंग एंड आफ्टर वजाइनल हिस्टेक्टमी फॉर यूट्रोवजाइनल प्रोलैप्स। अब ये वो प्रोसीजर्स, वो मेथड्स जो हम अप्लाई करते हैं जिससे हम प्रिवेंट, एक तो हमने कॉल्पोपेरिनियोरेफी जो हमने कर दी, वो पहला हमारा मकसद यही था कि हम उसको स्ट्रेंथन करें। दूसरा, हमने जो पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं उनको उनको स्ट्रेंथन करने के लिए जितने भी हमने रोल्स प्ले किए, उसमें हम पेल्विक फ्लोर मसल्स को, टू बी फ्रैंक, हम उनको ज्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते। जैसे म्यूकोजा को हमने काट लिया फिर जोड़ लिया, पेल्विक फ्लोर के साथ हम ये सब नहीं कर सकते। उनकी स्ट्रेंथनिंग का मकसद यही है कि वो जिस तरह एक दूसरे के करीब होते हैं यंग एज में और वेल सपोर्टेड पेरिनियम में, उसी तरह हमने उनको एक दूसरे के करीब लाना है। बस यही, हम इतनी स्ट्रेंथ हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर हम क्या करते हैं, जो लिगामेंट्स हैं, जो कि यूट्रोसेक्रल लिगामेंट्स है, हम उनको दोबारा से वजाइनल वॉल्ट के साथ ले आते हैं, अटैच कर देते हैं, ताकि दोबारा से जो ये वॉल्ट है ये प्रोलैप्स ना। और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही जो सवेयर केसेस होती हैं, एडिशनल जो मेथड है सेक्रो स्पाइनस लिगामेंट फिक्सेशन। ये सिर्फ तुम लोगों को नाम याद रखने हैं, ये जो 4 मैंने हेडिंग्स दी थी, 1 2 3 4, ये सिर्फ नाम याद रखने हैं, सिर्फ समझने के लिए डिटेल बता रही हूँ। वहां पे आपको सिर्फ नाम बताने हैं कि टू प्रिवेंट द प्रोलैप्स ऑफ द वॉल्ट। अब जो यूट्रस पहले से सपोर्टेड नहीं था, नीचे ढल के निकल गया था, उसका क्या गारंटी है कि वॉल्ट अपनी जगह पे रुकेगा, उसका वॉल्ट 100% बाहर आएगा। तो उसको रोकने के लिए हमने साथ में ये जितने भी प्रोसीजर्स किए उनके सिर्फ आपने नाम लेने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उनके वही रूटीन के क्वेश्चंस, पोस्ट ऑप केयर और ये और वो सारा हम डिस्कस कर चुके हैं। और अगर इससे रिलेटेड कोई, अगर आप लोगों को इशू है, लेट्स डिस्कस इट, फिर मैं उसके बाद अगला जो है करूंगी।
मैडम मुझे ये बता दें कि इसमें स्पेक्यूलम एग्जामिनेशन हमें करना होता है, जबकि हमें बाहर आउटसाइड पड़ा हुआ नजर आ रहा है। 3rd और 4th डिग्री की बात कर रही हूँ। हाँ नहीं, तब नहीं करना। जब जैसे फर्स्ट है, फर्स्ट सेकंड, जस्ट उसको एक फर्स्ट फीलिंग सेकंड है। में जब अंदर ही होता है उस वक्त हम कर सकते हैं देखने के लिए। बिल्कुल ठीक है। इसमें अदरवाइज, से जब करेंगे जब हाँ, हमें कफ रिफ्लेक्स पे नजर नहीं आएगा एंटीरोइटिस तक। हाँ बिल्कुल, अदरवाइज हम क्या ठीक करेंगे, है। इसको रिड्यूस अच्छा, और करके दूसरी बाय बात मैनुअल। ये जी। जी, और दूसरी बात ये है कि कफ रिफ्लेक्स हम कब करेंगे? इनिशियली करेंगे बिफोर स्टार्टिंग द मैनुअल एग्जामिनेशन। अच्छा, सबसे पहले तो इस पेशेंट को हम क्या करते हैं, पेशेंट का ब्लैडर एम्प्टी करवाते हैं, ठीक है, ये बात याद रखना। फिर उसके डॉक्टर, बाद ब्लैडर एम्प्टी करवाने से पहले हम उससे पूछ लेते हैं कि हम्म, यूरिन आया हुआ है या यूरिन करके आई हो। अगर वो हाँ, करके आई होगी तो ठीक है, अगर आ रहा होगा तो हम उससे पहले कफ रिफ्लेक्स करवाते हैं डॉक्टर, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए करते हैं, बट जो इसका अपना यूवी प्रोलैप्स का जो प्रोटोकॉल है ना, उसमें है कि एम्प्टी हो, ठीक है, क्योंकि हमने उसको जी, वो बाय एम्प्टी मैनुअल। करवाते हैं एग्जामिन करने के ठीक लिए। है, वो लाजमी एम्प्टी करवाते हैं, क्योंकि तो हम फिर इसको, बताएं कि एग्जामिनर को क्या बोलेंगे, फिर हम कफ रिफ्लेक्स उसको कैसे डेमोन्स्ट्रेट करवाएंगे देखो हम कफ अगर रिफ्लेक्स सिम्टम्स उसके उसके लिए नहीं कर रहे हैं। हम जो कफ रिफ्लेक्स कर रहे हैं, हम इसके प्रोलैप्स को देखने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। नहीं, मैं उसकी बात कर रही हूँ जब प्रोलैप्स ऑलरेडी आउटसाइड पड़ा हुआ हो 3rd या 4th डिग्री में। तब दोबारा जब हम उसको रिड्यूस करते हैं, तब दोबारा भी हम उसको कफ करवाते हैं, ठीक है। ये मैम अच्छा। रूल है। रेस्पिरेशन कॉन्टिन्यूस समझिए। एक 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 पेशेंट ऐसी होती है जिसका प्रोलैप्स बाहर ही नहीं होता, ठीक है, और उसको ठीक है, स्ट्रेन करवा के अपने प्रोलैप्स बाहर निकलवाना होता है। निकालना उस, होता है जैसे स्क्वेटिंग पे या हाँ, फिर कफिंग पे, वाल्सल्वा मैनूवर। हाँ। और कफिंग का दूसरा मकसद ये है कि 3 और 4 इन दोनों के बीच में भी डिफरेंशिएट करना, ठीक है। और खासकर अब जो इतने इस प्रोलैप्स में मैंने आप लोगों को इतना कंफ्यूज नहीं किया, इसमें आप पॉप क्यू भी करते हो, ठीक है। उसमें भी तो मैक्सिमम वलसलवा में आपको चाहिए, सारे मेजरमेंट्स मैक्सिमम वलसलवा में चाहिए। तो इसलिए अगर एक पेशेंट का ब्लैडर फुल होगा और तुम उसको हर बार कफ करवाओगी, वो बेचारी कितना लीक करेगी यार, उसका तो पूरा एग्जामिनेशन का सत्यानाश होने वाला है, ठीक है। तो ब्लैडर एम्प्टी जी, करना फॉर प्योरली जो हमारा मकसद पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स की असेसमेंट है, उसके लिए मैंडेटरी है। और मैडम स्पेक्यूलम 1st और 2nd डिग्री में करना है, जब इस तरह प्रोसिडेंशिया या थर्ड तो नहीं करवाना। हाँ, इसमें नहीं करना आपको। सर्विक्स देखो, स्पेकुलम का मकसद तो वो ये है ना, हमें सर्विक्स देखना है, और बाकी वॉल्स जो पीछे के हैं वो सारे जब हमारे सामने है, तो फिर क्यों इसको दोबारा से, हाँ, यहाँ से इवन जो पेशेंट्स जिनका ड्यू होता है पेप समेयर डेट्स, उनका आप समेयर ले सकते हो डायरेक्ट यहीं से, ठीक है। अब जैसे ये अल्सर था, इसका भी आप साइटोलॉजिकल एनालिसिस ले सकते हो, स्वाब्स ले सकते हो, ठीक है। ठीक है डॉक्टर। और ये जो सपोर्ट आपने, लेवल ऑफ सपोर्ट आपने 4 डिस्क्राइब की हुई है, तो काफी जगह तो मैंने 3 लेवल ऑफ सपोर्ट पढ़ी है। यार, थर्ड को जो है इन्होंने कंबाइन किया हुआ है, ठीक है, लेकिन आंसर जो उनकी की में है वो 4 है। अच्छा, हाँ, की वाली हाँ, 4। कहीं पे 4 है, कहीं पे 3 है, हाँ, 4 है। की में मैंने 4 देखा है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, लेफ्ट लेटरल में जो क्योंकि करते ये हैं डिपेंड सिम्स करता है ना स्पेक्यूलम, डॉक्टर, इससे क्वेश्चन भी अराइज हो किस सकते हैं ना, पोजीशन? कौन से लेवल के सपोर्ट में कौन सा डिफेक्ट आपको मिलेगा। तो वो जैसे इतना अगर हमारे पास नहीं, लेवल 1। मेरी बात सुनो, वो जो आप क्वेश्चन वो पॉप क्यू के उसमें पूछ सकते हैं, इसमें नहीं पूछेंगे, ठीक है। सिस्टोसील, रेक्टोसील, वो यही सारे सवाल आते हैं, ठीक है। जी, रेक्टोसील और रेक्टेटोसील, ये यूट्राइन उस, प्रोलैप्स। हाँ, ये उसके लेवल के हिसाब, लेकिन ये पॉप क्यू में पूछेंगे, इधर आपसे नहीं पूछेंगे, अच्छा। ठीक है। चलो मैं इसको स्टॉप कर रही हूँ, फिर मैं दोबारा से इसका भेजूंगी, मेरी असल में ये खत्म हो रहा है, पता नहीं क्यों।